नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। जंग का एक अलिखित अघोषित नियम है, वो ये कि जंग पुराने हथियारों से लड़ी तो जा सकती है, लेकिन जीतने के लिए हर बार नए हथियार ही काम आते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऐसा ही हथियार था जर्मनी का MG08 मशीन गन, जिसने फ्रांस के सोmme की लड़ाई में कहर बरपा दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में जंग की तस्वीर परमाणु बम ने बदली और अब जमाना ड्रोन, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइलों का है। इस मामले में भारत की तैयारी क्या है? कभी हथियारों का ग्राहक समझा जाने वाला भारत हथियारों का सौदागर बनने की राह पर कैसे आगे बढ़ा? महाभारत में एक अस्त्र का जिक्र है जिसके सामने अर्जुन और भीम जैसे धुरंधर महारथियों को भी समर्पण करना पड़ा था। भारत का वो कौन सा हथियार है जिसे महाभारत के उसी दिव्यास्त्र का आधुनिक रूप कहा जा रहा है? देश की बदलती सैन्य नीति पर ही है हमारी ये टेली सीरीज अजय द इनविंसिबल आर्सेनल, जिसके पहले एपिसोड में देखिए नारायणस्त्र द राइवल रेजर। महाभारत युद्ध का 15वां दिन। महाभारत युद्ध के 5100 साल बाद 11 मार्च 2024 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा। DRDO के वैज्ञानिक उस दिन मिशन दिव्यास्त्र में जुटे थे। दुनिया को यही पता था कि भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। लेकिन ये अग्नि 5 साधारण नहीं थी। इस मिसाइल में नारायण अस्त्र वाली विशेषता थी, यानी एक मिसाइल और अनेक शिकार। अग्नि 5 के इसी आधुनिक अवतार को इसीलिए दिव्यास्त्र नाम दिया गया, क्योंकि इस मिसाइल में एक साथ 10 वॉरहेड लगे थे। हर वॉरहेड का टारगेट अलग था। DRDO के वैज्ञानिक अग्नि 5 के MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल के परीक्षण की तैयारी 2 दिन से कर रहे थे। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट को कुछ सैटेलाइट तस्वीरें मिली, जिनमें 9 मार्च को ओडिशा में DRDO की मिसाइल टेस्ट साइट पर रोड और रेल मोबाइल लॉन्चर की झलक दिखी। तब अमेरिकी वैज्ञानिकों को यही लगा था कि भारत कोई मामूली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारत अग्नि 5 MIRV के परीक्षण के लिए तैयार है, जिसके अलग अलग वॉरहेड सैकड़ों किलोमीटर दूर अलग अलग ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। We have developed long-range missiles. Agni 5 is a long-range missile. Now the Agni 5 is equipped with multiple warheads which can go and attack multiple targets. And so this missile, Divyastra, is a game changer for Indian military forces and technologically advanced system with many new technologies which have gone into it and strengthens the Indian defense in a big way. अग्नि 5 का ये आधुनिक वर्जन सामान्य वॉरहेड के साथ साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। 3 स्टेज बैलिस्टिक तकनीक वाली इस मिसाइल की रेंज कितनी है, इसका ठीक ब्यौरा किसी के पास नहीं है। बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अग्नि 5 का नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान 12 साल पहले ही सिहर उठे थे। भारत की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का यह पहला परीक्षण था, जिससे नाम दिया गया था अग्नि 5। DRDO के वैज्ञानिकों ने बताया था कि अग्नि 5 की रेंज करीब 3500 किलोमीटर है, लेकिन चीन के दिल में डर बैठ चुका था। अग्नि 5 के बारे में उसी ने ढिंढोरा पीटा कि इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है, यानी चीन का हर कोना अग्नि 5 के दायरे में है।
यही ताकत देखने के बाद चीन को याद आया कि भारत से दुश्मनी उसे भारी पड़ सकती है। अग्नि 5 के पहले परीक्षण के समय चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में खूब हाय तौबा मचाई गई। लेकिन 3 साल बाद जनवरी 2015 में जब अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण हुआ तो चीन की मीडिया की गर्मी शांत हो गई। भारत में बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलों का जन्म अग्नि के साथ ही शुरू हुआ। कम दूरी की अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइलों के बाद 3 से 5,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइलों को परीक्षण के बाद भारतीय सेना के स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्स को सौंप दिया गया। साल 2021 में डीआरडीओ ने अग्नि 2 के विकल्प के रूप में अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च की, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया, बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। 4, 3, 2, 1। ये हमारा सिद्धांत है। अब अग्नि 5 के रूप में भारत को उसका पहला दिव्यास्त्र मिल चुका है। भारत अब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के उस क्लब में शामिल हो चुका है जिनके पास मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइल है। अग्नि 5 MIRV मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ थर्मोबैरिक परमाणु बम भी लगाया जा सकता है। यह बम जमीन पर गिरने से पहले ही फटता है और न्यूक्लियर बम से कई गुना ज्यादा तबाही मचाता है। अग्नि 5 के बाद अब डीआरडीओ के वैज्ञानिक अग्नि 6 बनाने में जुटे हैं। अग्नि 6 के बारे में अमेरिका भी मान चुका है कि उसकी रेंज कम से कम 10,000 किलोमीटर होगी। रहा सवाल सटीक निशाने का, तो अग्नि सीरीज की हर मिसाइल जीपीएस की नेविगेशन और लेजर गाइडेड सिस्टम से लैस है। मतलब ये कि अग्नि 5 अगर लॉन्च करने की नौबत आई तो उसके 10 वॉरहेड अपना निशाना कभी नहीं चूकेंगे। किसी देश को अजेय बनाने की पहली शर्त होती है उसकी सीमाएं अभेद्य हों। भारत ने अपनी जमीनी सरहद पर सुरक्षा की मजबूत दीवार 1960 और 70 के दशक में ही बनानी शुरू कर दी थी। अब समंदर की लहरों के साथ आते खतरे से निपटने की बारी है। समंदर में खतरा किसकी वजह से पैदा हुआ और दुश्मन का प्रतिशोध करने के लिए भारत ने क्या किया, उसी पर देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड जटायु द सी गार्डियन। लक्षद्वीप हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम भारत का यह इलाका जितना खूबसूरत है, रणनीति के लिहाज से उतना ही महत्वपूर्ण। हिंद महासागर से फारस की खाड़ी की ओर आने जाने वाले मालवाहक जहाजों का सबसे आसान रास्ता यही है और इसी समुद्री रास्ते पर सोमालियाई समुद्री लुटेरों की नजर गड़ चुकी थी। समुद्री लुटेरों की नकेल कसने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत
लक्षद्वीप में गश्त तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें बार बार अपने बेस पर लौटना पड़ता था, क्योंकि लक्षद्वीप में नौसेना का कोई स्थायी बेस नहीं था। समुद्री लुटेरों के दुस्साहस का पानी जब गर्दन के पार जाने लगा, तो उनकी गर्दन दबोचने और हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम करने के लिए नौसेना ने एक बड़ा फैसला किया। Go, go. Go inside, don't close दरवाजा। 30 अप्रैल 2012 कावरत्ती, लक्षद्वीप। उस दिन नौसेना के लक्षद्वीप के प्रशासनिक मुख्यालय कावरत्ती में अपना पहला बेस बनाया, जिसका नाम है INS द्वीप रक्षक। नाम से ही साफ था कि नौसेना का ये अड्डा किसी देश को डराने धमकाने के लिए नहीं, बल्कि लक्षद्वीप की रक्षा करने के लिए बनाया गया। कावरत्ती में INS द्वीप रक्षक के 12 साल बाद 6 मार्च 2024 मिनिकॉय आइलैंड, लक्षद्वीप। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप में अपने दूसरे बेस पर झंडा बुलंद करके सामने आई। लक्षद्वीप के दक्षिण में सबसे बड़े टापू मिनिकॉय पर भारत के इस नए नेवल बेस का नाम है INS जटायु। इस नेवल बेस का सिर्फ नाम जटायु नहीं है, बल्कि उसका काम भी जटायु वाला ही होगा। This unit will also be a first responder, कुछ इस एरिया में कुछ रिक्वायरमेंट पड़े तो। और ऑल्सो जटायु ने जो हुआ था उसके बारे में राम जी को बताया था, तो सेम वे वी फील दैट जटायु जो मॉडर्न बेस जो बनेगा, that will also act as provide as a unit which will provide situational awareness। तो वहाँ जितने ships पास करेंगे, वहाँ से ट्रांसिट करेंगे, उनको इंफॉर्मेशन will be downloaded and sent to IFC IOR in गुड़गांव। वहाँ से वो एनालाइज करेगा और डिसमिनेट करेगा बाकी जितने हमारे यूनिट्स हैं। मिनिकॉय आइलैंड में INS जटायु की स्थापना से क्या फर्क पड़ेगा, इससे पहले यह जान लीजिए कि लक्षद्वीप में भारत को दूसरा नेवल बेस बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसकी भूमिका उस दिन बनी जब लक्षद्वीप से करीब 750 किलोमीटर दूर मालदीव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति चुने गए। चुनाव जीतने से पहले ही मुइज़्ज़ू का रवैया भारत विरोधी था। वो चीन से याराना बढ़ाने का ऐलान कर चुके थे। मुइज़्ज़ू के सत्ता में आते ही चीन अपने पुराने प्लान को आगे बढ़ाने में जुट गया। प्लान था मालदीव में चीन की नौसेना का बेस बनाने का, जिसके लिए चीन की सरकार साल 2014 से ही मालदीव को झांसे में लेने की कोशिश कर रही थी। मुइज़्ज़ू इस झांसे में फंस चुके थे, लिहाजा भारत ने लक्षद्वीप में अपनी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी। दो फरवरी 2024 हिंद महासागर में नौसेना के खोजी युद्धपोत INS संधायक की तैनाती उसी रणनीति का पहला चरण थी। भारत ने तभी साफ कर दिया था कि वो लक्षद्वीप में नया नेवल बेस बनाने जा रहा है।
आईएनएस जटायु की कमीशनिंग से ठीक पहले 22 फरवरी 2024 को मालदीव की सरकार ने चीन के जासूसी पोत को अपने इलाके में लंगर डालने की मंजूरी देकर साबित कर दिया कि भारत का फैसला पूरी तरह सही था। आईएनएस जटायु के रूप में नया नेवल बेस बनने का सीधा सा मतलब यह है कि अब दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत सिर्फ गश्त करने नहीं जाएंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो आईएनएस जटायु पर लंगर डाल देंगे। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक युद्धपोतों का पड़ाव भी इसी नेवल बेस पर होने लगेगा। लक्षद्वीप में आईएनएस द्वीप रक्षक और आईएनएस जटायु के साथ भारतीय नौसेना के 2 अड्डे और एक्टिव हैं। इनमें एंड्रॉट आइलैंड पर आईएनएस एंड्रॉट है जो नौसेना का फॉरवर्ड बेस है और रेडार स्टेशन भी। इसके अलावा बित्रा आइलैंड पर भी नौसेना का अग्रिम बेस काम कर रहा है। कल्पना कीजिए कि किसी सेना के पास ऐसा ड्रोन हो जिसके कंट्रोल रूम से एक बटन दबाते ही उसमें से 24 ड्रोन बाहर निकले और 100 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन पर बम की तरह फट पड़े, तो क्या होगा? अगर आपको लगता है कि ऐसा साइंस फिक्शन फिल्मों में ही हो सकता है, तो ये जान लीजिए कि मॉडर्न वॉरफेयर का ऐसा हथियार भारत बना चुका है। नए जमाने के हथियार कहे जाने वाले ड्रोन्स के मामले में भारत की छलांग कितनी ऊंची है, देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड घातक, द शैडो स्लेयर। 11 नवंबर 2009, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। लगभग 26 फीट चौड़ाई वाले डैनो के साथ रुस्तम की यह पहली उड़ान थी। उसके टेक ऑफ करते ही डीआरडीओ और नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी के वैज्ञानिक खुशी के मारे तालियां बजाने लगे। डीआरडीओ के लिए यह बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि रुस्तम नाम का यह ड्रोन बनाने का सपना 2 दशक में पूरा हुआ था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले प्रोफेसर रुस्तम दमानिया की याद में ही ड्रोन का नाम रुस्तम रखा गया। यह टोही ड्रोन था जो 26,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 12 से 15 घंटे तक दुश्मन पर नजर रख सकता था। फरवरी 2018 में रुस्तम का एडवांस्ड वर्जन भी तैयार हो गया। डीआरडीओ के लिए यह बड़ी सफलता थी, लेकिन दुनिया की नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं थी। लोग तब तक अमेरिका के रीपर ड्रोन का दम अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर देख चुके थे। जंग के मैदान में वक्त अटैक ड्रोन का है। यह चर्चा अमेरिका के ड्रोन हमलों के बाद शुरू हुई। यूक्रेन और रूस युद्ध में तुर्की के बायरक्तार और ईरान के शाहिद ड्रोन गेम चेंजर बन गए। इस शोर में एक धमाका भारत के वैज्ञानिकों ने भी किया। 1 जुलाई 2022, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। रनवे पर जब उस जहाज ने दौड़ना शुरू किया तो यही लगा कि कोई फाइटर प्लेन उड़ान भर रहा है। पहली नजर में ये अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर जैसा था, लेकिन असल में ये बॉम्बर नहीं था, बल्कि उससे एक पीढ़ी आगे का हथियार था। ये भारत का पहला अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल था, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला फाइटर ड्रोन, जिसका नाम ही है घातक। 15 दिसंबर 2023 तक डीआरडीओ के घातक ड्रोन की 6 टेस्ट फ्लाइट हुई और सभी कामयाब रहीं। भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जा रहे घातक की असल ताकत गोपनीय रखी गई है। डीआरडीओ ने सिर्फ इतना बताया कि 1 टन वजनी घातक ड्रोन मिसाइल, बम और स्मार्ट बम से लैस है।
30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाला ये ड्रोन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। तीन फरवरी 2021, बेंगलुरु। भारत समेत दुनिया के तमाम देश जब एरो इंडिया शो में अपनी आसमानी ताकत की नुमाइश कर रहे थे, उसी दौरान HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भविष्य में भारत की वायु शक्ति की एक झलक दिखाई। ये झांकी थी भारत की ड्रोन शक्ति की, जिसे HAL ने नाम दिया है प्रोजेक्ट कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम्स। कैट्स प्रोजेक्ट में HAL के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक दो नहीं बल्कि 4 अत्याधुनिक अटैक ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं, जिनमें एक का नाम है कैट्स वॉरियर। कैट्स वॉरियर असल में एक स्टेल्थ ड्रोन है, जिसमें 4 सुसाइड ड्रोन फिट किए गए हैं। कैट्स वॉरियर में फिट इन सुसाइड ड्रोन को कंट्रोल रूम का एक बटन दबाकर दुश्मन के अड्डों पर गिराया जा सकता है। HAL कैट्स प्रोजेक्ट का दूसरा शाहकार है कैट्स हंटर। ये मिसाइल ड्रोन है, जिसे मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगवार के साथ जोड़ा जा सकता है। फाइटर प्लेन से लॉन्च होने की वजह से कैट्स हंटर दुश्मन की सीमा से दूर तक मार कर सकता है। कैट्स हंटर से कई गुना ज्यादा घातक है कैट्स अल्फा। यह भारत का पहला ड्रोन है जो 100 किलोमीटर के दायरे में छोटे छोटे ड्रोन, जिन्हें स्वार्म ड्रोन कहा जाता है, उनकी बारिश कर सकता है। इसका एक वर्जन कैट्स अल्फा S भी तैयार हो रहा है, जो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को डिटेक्ट करके एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर देता है। HAL कैट्स प्रोजेक्ट में कैट्स इन्फिनिटी नाम का एक ड्रोन भी बनाया जा रहा है, जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार काम कर सकता है। कैट्स इन्फिनिटी में इतने शक्तिशाली कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनसे धरती पर होने वाली हर हलचल पर नजर रखी जा सकती है। उन्नीस की जंग के बाद प्रधानमंत्री नेहरू को महसूस हुआ कि हथियार बनाना भी देश के लिए जरूरी है। रक्षा मंत्रालय में डिफेंस प्रोडक्शन विभाग का गठन उसी के बाद हुआ। हालांकि स्वदेशी टैंक का सपना पूरा करने में 35 साल लग गए। अब देश में टैंक और तोप बनाने में कितनी प्रगति हुई है? भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने ऐसी कौन सी गन बनाई जिसने हथियारों के बाजार में खलबली मचा दी? देखिए हमारा यह एपिसोड यमदंड, द ट्रूप टर्मिनेटर। उन्नीस 1971 की जंग में पाकिस्तान को बुरी तरह मात देने के बाद हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा था। बांग्लादेश को मुक्त कराने की लड़ाई भारतीय सेना ने सोवियत संघ से खरीदे गए T-55 और ब्रिटेन के सेंचुरियन टैंकों के दम पर जीती थी। लेकिन इन टैंकों की तकनीक पुरानी थी। सेना की चिंता इसी बात की थी कि भविष्य में क्या होगा, खासकर तब जब यह खबर आ चुकी थी कि अमेरिका अपनी सेना के लिए अब्राम्स टैंक बना रहा है। ब्रिटेन उन दिनों चैलेंजर टैंक बना रहा था और जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक। आशंका यह भी थी कि अमेरिका अपने आधुनिक टैंक पाकिस्तान को दे सकता था। 1965 की जंग में ऐसा हो भी चुका था। पाकिस्तान ने जिन पैटर्न टैंकों के दम पर 1965 में हमला किया था, वो पाकिस्तानी सेना को अमेरिका ने ही दिए थे।
वर्ष 1972। सेना के अफसरों ने भविष्य की तैयारी शुरू कर दी। सेना मुख्यालय से इंदिरा गांधी सरकार को GSQR यानी जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट भेजी गई। उसमें मांग की गई थी कि भारतीय सेना को जल्द से जल्द 50 टन वजनी और 120 mm शेल दागने वाली गन से लैस मेन बैटल टैंक मुहैया कराया जाए। सरकार ने तय किया कि टैंक खरीदने के बजाय भारत खुद अपने लिए आधुनिक टैंक बनाएगा। ये जिम्मेदारी साल 1974 में DRDO को सौंपी गई। 23 साल बाद 26 जनवरी 1997, राजपथ, वर्तमान कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। DRDO के वैज्ञानिकों की वर्षों की साधना और सत्ता के तंग गलियारों में भटकने के बाद भारत में बना पहला टैंक देश के सामने था, जिसका नाम रखा गया अर्जुन। टैंक का नाम अर्जुन रखने की वजह यह थी कि महाभारत के अर्जुन की तरह युद्ध में भारत का भाग्य इसी टैंक पर निर्भर था। साल 2004 में अर्जुन टैंक भारतीय सेना को सौंप दिया गया, लेकिन अर्जुन टैंक सेना के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। उसमें तकनीकी खामियां थी। अर्जुन मार्क 2 आगे बढ़ता है। DRDO के वैज्ञानिकों ने सुधार कर अर्जुन टैंक का नया वर्जन तैयार किया, जिसे नाम दिया गया अर्जुन मार्क 2, लेकिन सेना इससे भी संतुष्ट नहीं थी। DRDO के वैज्ञानिक फिर से मिशन में जुटे। साल 2018 में इसी टैंक का सबसे आधुनिक रूप सामने आया, अर्जुन मार्क 1 अल्फा। साढ़े 58 टन वजनी वो टैंक जो अजेय था। अर्जुन मार्क 1 अल्फा महाभारत के अर्जुन के सबसे विध्वंसक हथियार यमदंड की तरह था। कहते हैं कि अर्जुन को स्वयं यमराज ने यमदंड नाम का हथियार दिया था, जिसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता था। अर्जुन मार्क 1 अल्फा भी 71 तरह के बदलावों के बाद यमदंड बन गया। अर्जुन मार्क 1 अल्फा के बाद भारतीय सेना के आर्मर्ड कोर की जरूरत पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी आर्टिलरी की कसक बाकी थी। आर्टिलरी यानी तोपखाना, जिसके बारे में पूरी दुनिया के रणनीतिकार मानते हैं कि सेना का असली दम आर्टिलरी ही है। टैंक की तरह भारत को अपनी तोप बनाने में भी करीब 4 दशक का समय लगा। आठ अप्रैल 2019, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अर्जुन के बाद भारतीय सेना को उसका धनुष भी मिल गया। धनुष यानी देश में बनी पहली हॉवित्जर तोप। हर तरह के हालात में 38 किलोमीटर रेंज वाली ये तोप 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती थी। बाद में धनुष तोप की रेंज को 42 किलोमीटर तक अपग्रेड कर दिया गया। धनुष तोप शानदार थी, लेकिन भारत की असली गन पावर की तलाश अभी जारी थी। 15 अगस्त 2022, लाल किला, दिल्ली। उस दिन तिरंगे को 21 तोपों की सलामी देने के लिए जो तोपें आई थीं, उनमें एक तोप बेहद खास थी। यह तोप थी ATAGS अटैक्स, जिसे DRDO ने भारत फोर्ज, टाटा एडवांस सिस्टम और कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स जैसी भारत की निजी कंपनियों की साझेदारी में तैयार किया था। साल 2016 में अटैक्स तोप का ट्रायल शुरू हुआ। रेगिस्तान, समुद्री किनारे, मैदान और पहाड़ी इलाके, हर कहीं, हर मौसम में ये तोप 48 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सफल रही। 1 मिनट में 5 गोले दागने वाली इस तोप को जिस गाड़ी में टो किया जाता है, उसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे है।
आज की तारीख में अटैक्स दुनिया की सबसे कारगर तोप है। स्वीडन की बोफोर्स और अमेरिका की M777 से भी शानदार। जिसकी काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2022 में यह तोप भारतीय सेना को मिली और उसके अगले ही साल आर्मीनिया की सेना ने डिमांड कर दी कि भारत की अटैक्स तोप उसे भी चाहिए। आर्मीनिया को ऐसी 6 तोपों की डिलीवरी सितंबर 2023 में हो चुकी है और अब फिलीपींस भी इस तोप का सौदा करने के लिए कतार में है। भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई थी। उन कारखानों में पिस्तौल और एक नाली दो नाली बंदूकें ही बनाई जाती थीं। आजादी के बाद भी हथियार बनाने के मामले में भारत की हालत वैसी ही थी। सेना के लिए बूट से लेकर बंदूक तक विदेशों से खरीदना पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। हथियार खरीदने वाले भारत की नजर अब टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्टर बनने पर है। टारगेट है अगले 4 साल में 50,000 करोड़। भारत ने सिर्फ सपना देखा है या उसे पूरा करने का कोई प्लान भी है? इसी पर देखिए टेली सीरीज का एपिसोड लक्ष्य द म्यूनिशन मिशन। 19 नवंबर 1962 भारत चीन सीमा। भारत पर चीन के हमले का 30वां दिन था। भारतीय सैनिकों का हौसला चीन से 4 गुना अधिक था, लेकिन हथियारों की कमी की वजह से उनके पास 2 ही विकल्प थे, या तो पीछे हटे या फिर शहीद हो जाए। लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर भारत की कई सीमा चौकियों पर चीन का कब्जा हो चुका था। मजबूरी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन एक के बाद एक 2 चिट्ठियां अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को भेजी। नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों के 12 स्क्वाड्रन भेज दे, वरना अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ सिक्किम, भूटान और असम पर भी चीन का कब्जा हो जाएगा। अमेरिका में भारत के तत्कालीन राजदूत BK नेहरू ने उसी दिन शाम को व्हाइट हाउस जाकर वो दोनों चिट्ठियां सौंप दी। अगले दिन यानी 20 नवंबर 1961 को भारत में अमेरिका के राजदूत जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ दोपहर में प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने पहुंचे। वो राष्ट्रपति कैनेडी का संदेश लेकर आए थे कि चीन के खिलाफ जंग में अमेरिका मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि अगले ही दिन यानी 21 नवंबर को चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया और चीनी सेना पीछे हट गई। चीन युद्ध के 60 साल बाद 28 जनवरी 2022 नई दिल्ली। जिस चीन से लड़ने के लिए भारत को अमेरिका से हथियार मांगने पड़े, उसी चीन के दुश्मन फिलीपींस ने उस दिन भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया। ब्रह्मोस रूस के साथ पार्टनरशिप में बनी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिससे जमीन, आसमान या फिर समंदर कहीं से भी दागा जा सकता है। आसमान में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 3 यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस ने 37 करोड़ 50 लाख डॉलर का सौदा किया, जिसकी सप्लाई फरवरी 2024 से शुरू हो गई। 25 जनवरी 2024 नई दिल्ली। For BrahMos, of course, we have exported to Philippines and we are receiving interest for other countries. The ground systems should be sent very soon in the next 10 days. The missiles hopefully will go by March. फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया समेत
लगभग 1 दर्जन देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए कतार में हैं। लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत की इकलौती ताकत नहीं है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों का दम भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। अब बारी है आत्मनिर्भर भारत के ब्रह्मास्त्र प्रहार की। प्रहार भारत की नई बैलिस्टिक टैक्टिकल मिसाइल का नाम यही है। मैक 4 यानी आवाज से 4 गुना, लगभग 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस मिसाइल में एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम है, जिसकी बदौलत 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। इसके 3 वेरिएंट्स तैयार हैं। प्रहार के साथ भारतीय सेना के पास वो स्वदेशी हथियार भी हैं, जिसका नाम ही है प्रलय। मैक 6 यानी लगभग 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर झपटने वाली मिसाइल प्रलय भी टैक्टिकल है, यानी इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड फिट किया जा सकता है।